नमस्कार, मैं गोविंद जोशी आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं पहले सेमीफाइनल के बारे में, जो कि क्रोएशिया वर्सेस अर्जेंटीना के बीच में होगा। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मयंक। तो मयंक, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का ये मैच होने वाला है। तो गोविंद, अगर हम बात करें अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बारे में, दोनों ही टीम के पास एक्सपीरियंस और यूथ पावर दोनों का बहुत सही मिश्रण है। अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो आपको एक्सपीरियंस में लियोनेल मेसी तो है ही, डिफेंस में निकोलस ओटामेंडी है, मिडफील्ड में आपके पास एनहेल डी मरिया है, और यंग पावर इस बार जूलियन अल्वारेज बहुत अच्छे से निखर के आए हैं, एंजो फर्नांडेस बहुत अच्छे से निखर के आए हैं। और वही अगर हम क्रोएशिया की बात करें, आपके पास एक्सपीरियंस में लूका मॉड्रिच, इवान परिसिच जैसे प्लेयर्स हैं। यंग में आपके पास आपके जो गोलकीपर है लिवाकोविच, काफ़ी कमाल के गोलकीपिंग की है इस बार उन्होंने। मेरे हिसाब से वो बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट के कंटेंशन में भी है। तो बहुत ही ये अगर हम देखा जाए तो अटैक वर्सेस डिफेंस का खेल होने वाला है, क्योंकि अर्जेंटीना इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अटैकिंग खेली है और क्रोएशिया उतना ही डिफेंसिव खेली है। तो मेरा मानना तो यही है कि अटैक वर्सेस डिफेंस होगा। हो सकता है मैच एक्स्ट्रा टाइम में भी चला जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि क्रोएशिया जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में खेली है, अगर आप देखोगे तो ब्राज़ील को एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज़ तक ले गए वो, और उसके बाद वहाँ पर वो जीते, वो पेनल्टीज़ को ब्राज़ील को हरा दिया। और उसके अलावा अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना राउंड ऑफ 16 में ऑस्ट्रेलिया को हरा के, और उसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल जो हुए उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करके यहाँ तक आई है। अगर अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच में स्टैट्स की बात करी जाए तो क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच में वर्ल्ड कप के स्टेज में तीसरी ये मीटिंग होने वाली है। इससे पिछली जो मीटिंग हुई थी वो 2018 वर्ल्ड कप में हुई थी, जिसमें क्रोएशिया 3-0 से जीती थी। और उसके अलावा जो 1988 में जो मीटिंग हुई थी उसमें 1-0 से अर्जेंटीना जीती थी। 1998 था शायद वो, अगर मुझे सही याद है तो 1998 में 1-0 से जीती थी अर्जेंटीना। तो इन दोनों का ये स्टैट्स है। तो तीसरी ये मीटिंग है इन दोनों के बीच में। और अगर बात करें दूसरी अर्जेंटीना की, अगर बात करें, अर्जेंटीना अगर ये मुकाबला जीत जाती है तो 6वीं बार फाइनल में जा सकती है। जर्मनी 8 बार जा चुकी है। तो इस पर क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, फाइनल में जाने का सही मतलब तब बनेगा जब अर्जेंटीना ये टूर्नामेंट जीतेगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि अर्जेंटीना फेस किसको करती है। फ्रांस वर्सेस मोरक्को के बीच में जो मैच होगा उसमें जो जीतेगा, और वो भी अभी कह नहीं सकते कि अर्जेंटीना फेस करेगी कि नहीं करेगी। क्रोएशिया कुछ भी कर सकती है, पहले हरा चुकी है ये टीम अर्जेंटीना को, और ऐसी वैसी हार नहीं थी वो। 3-0 से क्रोएशिया ने अर्जेंटीना को हराया था, बहुत ही बुरी तरह से हराया था। मैंने वो मैच देखा भी था 2018 में, रात में वो मैच हुआ था, देर रात में। और अर्जेंटीना की टीम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ट्राई ही नहीं कर रहे हैं वो। और अर्जेंटीना के साथ एक प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो जब वो गोल मार देते हैं, वो जब बढ़त ले लेते हैं, उसके बाद जब कोई टीम उन पर हाई प्रेस करती है तो वो एक तरीके से वो गोल खाते हैं। फिर उसके बाद चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से सेकंड हाफ के बाद, जब सेकंड हाफ में लास्ट टाइम पे जब वो लोग खेल रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उनकी बढ़त थी, और बढ़त के बाद जब ऑस्ट्रेलिया हाई प्रेस करना चाह रही थी तो उसके बाद वो फंसते हुए दिख रहे थे। उसके अलावा अगर पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो पिछले मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ वो अच्छा खेले थे, 2 गोल की बढ़त उनके पास हो गई थी। लेकिन उसके बाद आप देखो कि कैसे उन्होंने पहला गोल खाया पहले, फिर उसके बाद दूसरा गोल खाया। एक तरीके से डिफेंस में थोड़ा खलबली टाइप मच गई। इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? जी देखिए, हमेशा से ही हमने देखा है अर्जेंटीना जिस भी टूर्नामेंट में खेलती है डिफेंस से ज़्यादा अटैक करने को देखती है। हालांकि कोपा अमेरिका में उन्होंने अपने डिफेंस पर बहुत काम किया था, बहुत अच्छा डिफेंस किया था। लेकिन अगर हम इस बार भी डिफेंस की बात करें, जो मेन रीज़न मेरे हिसाब से है अर्जेंटीना की थोड़ी ये डिफेंस पे प्रेशर में आने का, वो कहीं ना कहीं ये भी है कि उनके पास उतने फिजिकली अक्लेम्ड डिफेंडर्स नहीं है। जैसे अगर आप स्पेन के डिफेंडर्स की बात करें, सारे 6 फुट के, 6 फुट 2 इंच के। आप यहाँ पे अगर अर्जेंटीना की बात करें, लिसांड्रो मार्टिनेज की हाइट उतनी नहीं है, ओटामेंडी की भी हाइट उतनी नहीं है। डिफेंडर्स जनरली लंबे होते हैं। हमने जैसे स्पेन में हमने जेरार्ड पीक को देखा है, 6 फीट 4 इंच के हैं वो। वर्जिल वैन डाइक नीदरलैंड्स के 6 फीट 4 इंच के हैं। तो कहीं ना कहीं एक फिजिकलिटी की भी बात आती है अगर आप डिफेंस पे पूरी तरह से जाए। जैसे नीदरलैंड से भी 2 गोल किया, उन लोगों ने बेसिकली अर्जेंटीना के डिफेंस लाइन की फिजिकलिटी पे अटैक किया। और आखिरी में जो फ्री किक से जो कन्वर्ट किया था वो गोल, वो तो बिल्कुल वो तो शतरंज का खेल था मेरे हिसाब से। नीदरलैंड्स ने पूरा पूरा शतरंज का चाल बिछाया था कि आखिरी शॉट है वो
आखिरी शॉट था वो काइंड ऑफ मैच का, बिल्कुल इंजरी टाइम खत्म होने वाली थी और आप फ्री किक से शॉट नहीं लेते, आप फ्री किक से पास करते हो। तो काफी मतलब उधर मैं अर्जेंटीना की डिफेंस की क्या बुराई करूं, उधर नेदरलैंड्स के अटैक की तारीफ करने की बात है ये कि ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उन्होंने दूसरा गोल स्कोर किया। लेकिन हाँ, हमने जब भी देखा है अर्जेंटीना की जो डिफेंस है वो प्रेशर ज्यादा ले लेती है, ऐसा होना नहीं चाहिए और आज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आपके सामने खुद एक डिफेंसिव टीम है जो बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर अर्जेंटीना को जीतना है तो वही जो उनका मंत्रा रहा है इस वर्ल्ड कप में वही अपनाना पड़ेगा कि पोजीशन अपने पास रखे ज्यादा और उस पोजीशन से अटैक करते रहें। बिल्कुल इस बार जैसे हमने देखा है कि अर्जेंटीना वाले प्लेयर्स जो हैं वो पोजीशन अपने पास रखते हैं और अटैक पे अटैक करते हैं, बिल्कुल रुकने ही नहीं देते सामने वाली डिफेंस को, बिल्कुल सांस लेने का भी मौका नहीं देते, अटैक पे अटैक करते हैं। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहेगी तो आप गोल स्कोर कैसे करोगे, तो पोलैंड की टीम भी बहुत डिफेंसिव खेल रही थी मगर पोलैंड के अगेंस्ट 2 गोल मारे, क्योंकि अटैक पे अटैक आ रहे हैं। आप कितने अटैक रोकोगे, कितने? हालांकि क्रोएशिया से हम ये उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ब्राजील ने जितने अटैक किए थे और क्रोएशिया ने जितने रोक दिए, तो क्रोएशिया से हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो रोक सकते हैं। लेकिन इस बार जैसा अर्जेंटीना का फॉर्म है उस हिसाब से कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेस्सी अभी तक कितने गोल कॉन्ट्रीब्यूशन, शायद 6 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। आपने मेसी के बारे में एक बात बोली, अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इस मैच में। एक तरफ डिफेंस को लेके और एक तरफ अटैक को लेके एक दो फैक्ट्स हैं। एक तो लिवैकोविच जो कि क्रोएशिया के गोलकीपर हैं, उन्होंने पिछले मैच में कितने सारे सेव्स किए और कितना बढ़िया, मतलब पेनल्टी भी उन्होंने रोड्रिगो की एक रोकी थी, उसके अलावा भी सेव्स किए थे। और इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 पेनल्टी वो करी हैं, रोकी हैं। तो एक तरीके से उनका परफॉर्मेंस गोलकीपिंग वाइज और डिफेंसिव वाइज बहुत अच्छा रहा है और क्रोएशिया का डिफेंसिव वाइज बहुत अच्छा रहा है मोरक्को के बाद। और वहीं अगर बात करें मेसी की, अर्जेंटीना की टीम के प्लेयर जो मेसी स्टार प्लेयर हैं, उनकी अगर बात की जाए तो गोल मेकर हैं वो इस बार वर्ल्ड कप में, और जिस तरीके से वो अपना इस सीज़न का परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं पीएसजी के लिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो पीएसजी के लिए। और वहीं अगर इस वर्ल्ड कप में बात करी जाए तो 4 गोल वो ऑलरेडी मार चुके हैं और 6 का उनका गोल कंट्रीब्यूशन है। तो एक तरीके से अच्छा खेल रहे हैं वो, अच्छे फॉर्म में है वो। तो क्या लगता है वो गोल्डन बूट जीतेंगे क्या? जी, गोल्डन बूट के दावेदार तो बिल्कुल है लियोनेल मेसी, और ऐसा कब हुआ है कि कोई भी ऐसा टूर्नामेंट हो और लियोनेल मेसी गोल्डन बूट या टॉप स्कोरर के कंटेंशन में ना हो। लेकिन इस बार उनके सामने उन्हीं के पीएसजी के टीममेट चैलेंज है, किलियन एम्बाप्पे, जिन्होंने 5 गोल अभी तक कर दिए हैं और वो बहुत एकदम नहीं कहते रेड हॉट फॉर्म में है, क्योंकि हर मैच उनको देखो, हर मैच में किसी में गोल आ रहे हैं, किसी में असिस्ट आ रहे हैं। किलियन एम्बाप्पे भी बिल्कुल एकदम हॉट फॉर्म में चल रहे हैं और हो सकता है इस बार एम्बाप्पे ये भी रिकॉर्ड बना दे कि यंगेस्ट प्लेयर टू विन 2 बैक-टू-बैक वर्ल्ड कप्स। जी बिल्कुल, 22 साल की एज है उनकी और ऑलरेडी वो 2018 का वर्ल्ड कप जीते थे, क्रोएशिया के खिलाफ ही जीते थे। क्रोएशिया जो कि पिछले जो 2018 का वर्ल्ड कप था उसमें फ्रांस के खिलाफ खेली थी फाइनल में, और इस बार भी फ्रांस का लग रहा है कि हो सकता है कि फाइनल तक की राह वो पकड़ लें। लेकिन इतना आसान होने वाला नहीं है उनके लिए फाइनल की राह पकड़ना, क्योंकि सामने मोरक्को की टीम है जो कि हाईली डिफेंसिव साइड एक तरीके से देखी जा रही है इस वर्ल्ड कप में। अगर आप उनकी बात करें तो मोरक्को ने एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? जी हाँ, ऐसे हमने कल एक इस पे वीडियो भी करा था मोरक्को पे स्पेशली कि उनकी सक्सेस का राज क्या है। तो बात तो सही है बिल्कुल कि आप पूरे के पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल कंसीड नहीं करते हो, आपके अगेंस्ट सिर्फ 1 गोल आया है, वो भी ओन गोल। तो कहीं ना कहीं आपके डिफेंस में कुछ तो बात है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना और क्रोएशिया वाले मैच की, ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता फीफा वर्ल्ड कप में पहले ऐसा कभी हुआ है कि दो टीम जो वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुकी हैं वो अगले वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले। तो अगर ऐसा हुआ, अगर फ्रांस और क्रोएशिया पहुंचते हैं फाइनल में, तो मेरे हिसाब से शायद पहली बार होगा फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में कि 2 बार लगातार सेम टीमों के बीच में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि क्रोएशिया और फ्रांस अगर फाइनल में पहुंच गए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसकी भी उम्मीदें दिख रही है कि फ्रांस और क्रोएशिया पहुंच सकती है। एक फैक्ट क्रोएशिया से रिलेटेड भी ये है कि अगर क्रोएशिया इस बार भी फाइनल में पहुंच जाए तो वो चौथी टीम बन जाएगी, चौथी यूरोपियन टीम बन जाएगी जो कि लगातार 2 बार फाइनल में पहुंचने वाली हो। इससे पहले इटली, नेदरलैंड्स और भी 2 यूरोपियन टीम्स ने ये रिकॉर्ड बनाया था। तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि इस बार क्रोएशिया भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती है।
वैसे अगर सेमीफाइनल की बात की जाए तो सेमीफाइनल में जो चारों टीमें खेलती हैं वो एक तरीके से दावेदार ही होती हैं, क्योंकि वो सेमीफाइनल की राह इतनी आसान नहीं होती, खासकर इस वर्ल्ड कप में तो आसान नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ अपसेट्स इसको कहा जा रहा है। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा है कि अभी जो सेमीफाइनल जो दोनों होने वाले हैं उसमें भी कोई अपसेट हो सकता है, या फिर फ्रांस और अर्जेंटीना का ही फाइनल लग रहा है? जी देखिए, अगर क्रोएशिया अर्जेंटीना मैच की बात करें तो इसमें कुछ अपसेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक तक्के की टीम है। क्रोएशिया लास्ट के फाइनलिस्ट है, तो हम उनको एक मिनो का दर्जा तो दे नहीं सकते। यूरोप के वन ऑफ द टॉप टीम्स में से है वो, जो लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट भी बने थे। तो इस मैच में तो मुझे नहीं लगता है अगर क्रोएशिया भी जीती तो कोई अपसेट है ये, क्योंकि पहले ये काम कर चुकी है क्रोएशिया। पहले क्रोएशिया ने अर्जेंटीना को हराया है। लेकिन अगर मोरक्को फ्रांस को हरा देती है तो वो मेरे लिए अभी भी एक अपसेट होगा, इवन दो मोरक्को इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। रीजन, क्योंकि फ्रांस डिफेंडिंग चैंपियंस है। फ्रांस के प्लेयर्स ने इस बार जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है, जिस तरह की अटैकिंग गेम प्ले दिखाई है, ओलिवर जीरू और किलियन एम्बाप्पे ने जिस तरह से गोल स्कोर किए हैं, अगर मोरक्को उनको भी गोल स्कोर नहीं करने देती है तो फिर फाइनलिस्ट जो रहेंगे दूसरे, उनको भी डर के रहना पड़ेगा मोरक्को से। और मैं आपसे एक ये जानना चाहूंगा कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सेमीफाइनल में 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट के टीम्स हैं। अर्जेंटीना आपको साउथ अमेरिका से है, मोरक्को आपको अफ्रीका से है, और बाकी दोनों यूरोपियन टीम्स है। तो क्या लगता है इस बार फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कॉन्टिनेंट लेके जाएगी? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना और फ्रांस का अगर फाइनल होता है तो वो एक बहुत टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें ऑफ कोर्स मेसी भी चाहेंगे कि वो ये अगर उनका लास्ट वर्ल्ड कप है तो वो भी चाहेंगे कि वो एक ट्रॉफी तो लेके जाएं। जिस तरीके से रोनाल्डो का मिस हुआ, लेकिन मेसी तो चाहेंगे कि वो ट्रॉफी ले जाएं। और वहीं अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की तरफ से अगर देखा जाए तो किलियन एम्बाप्पे, जो कि ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप भी जीत जाएं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंटेंशन में फ्रांस और अर्जेंटीना है, और जिसमें मेरे को ज़्यादा चांस तो अर्जेंटीना का ही लग रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से अर्जेंटीना की कहानी इस वर्ल्ड कप में रही है, आप देखिए सऊदी अरब से हारने के बाद तरह तरह के सवाल उठ गए थे कि क्या ये टीम आगे भी जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, क्योंकि इनके ग्रुप में पोलैंड जैसी टीमें भी हैं, और वहाँ से उन्होंने अपना सफ़र तय किया और उसके बाद लगातार वो जीतते आ रहे हैं। एक बस उनके डिफेंस में थोड़ी कमी दिखती है। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि डिमारिया को वो लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। डिमारिया एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि जो एक गेम हुआ था, जो प्री क्वार्टर फाइनल का गेम हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें ऐसी बात आई थी कि वो इंजर्ड हैं, और थोड़ा इंजर्ड हैं वो, तो इसलिए उनको खिलाया नहीं जा रहा। लेकिन क्या लग रहा है कि डिमारिया को बैठाया जा रहा है, क्या करा जा रहा है? जी, मैं आपको अगर डिमारिया की बात करूं आपसे, डिमारिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर फॉर अर्जेंटीना, क्योंकि वो उस टाइम पे परफॉर्म करते हैं जब टीम को एक्चुअल में ज़रूरत होती है। ये हमने कोपा अमेरिका के फाइनल में भी देखा था, क्योंकि उस मैच में सिर्फ एक गोल आया था और वो एनहेल डिमारिया ने किया था। डिमारिया के साथ अभी जो भी हो रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोच डिमारिया को स्पेशली सेमीफाइनल और फाइनल के लिए फिट रखना चाहते हैं, क्योंकि 2014 वर्ल्ड कप में आपको मैं याद दिला दूं, एनहेल डिमारिया को शायद क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में ही इंजरी हुई थी, फाइनल में वो नहीं खेल पाए थे और फाइनल अर्जेंटीना हार गई थी। एनहेल डिमारिया ने जब भी फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना के लिए स्टार्ट किया है, अर्जेंटीना का सक्सेस रेट बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से तो यही हुआ है कि प्री क्वार्टर फाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स के लिए उन्हें शायद बैठाया गया कि आप अभी बैठिए, आपको हम सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें, एनहेल डिमारिया अभी एक चोट से उभरे भी हैं। जब वो जुवेंटस के लिए जब उन्होंने नई अभी साइनिंग की इसी साल, तो उनके पैर में एक बहुत ही एंकल में एक फ्रैक्चर आ गया था, जिसके कारण वो कुछ महीनों के लिए बाहर भी हो गए थे। तो हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह से 100% मैच फिट रखने के लिए ये डिसीजन लिया गया हो, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि एनहेल डिमारिया जैसे प्लेयर, जैसा वो एक्सपीरियंस आपको लेके देते हैं, जैसा वो विंग पे खेलते हैं, जैसा वो गोल्स बनाते हैं, जैसा वो गोल स्कोर करना जानते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे प्लेयर्स को आप बैठाना चाहेंगे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के टाइम पे, वो भी जब आपके सामने क्रोएशिया जैसी टीम हो। और अगर बात करें अर्जेंटीना के फॉर्मेशंस के साथ, तो वो यूलियन एल्वारेज और उसके अलावा मेसी और तीसरे एक और स्ट्राइकर के साथ जाते हैं। तो वो 4-3-3 की फॉर्मेशन के साथ जा रहे हैं, और क्रोएशिया जो है 4-3-3 की फॉर्मेशन से जा रही है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि क्या
अर्जेंटीना क्रोएशिया के खिलाफ 4-3-3 के फॉर्मेशन से जा रही है, क्योंकि क्रोएशिया एक तरीके से डिफेंसिव साइड एक तरीके से देखी जा रही है, तो उस पर आप क्या बोलोगे? जी, मुझे नहीं लगता कि 4-3-3 के साथ जाएगी अर्जेंटीना, क्योंकि 4-4-2 के साथ उन्हें जो सक्सेस मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है वो उस विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना चाहेंगे इन फॉर्मेशन। क्योंकि आप देखो, आप स्ट्राइकिंग में अगर आप एक तरफ मेसी और एक तरफ अल्वारेस को रखते हो, मेरे हिसाब से लाउतारो मार्टिनेज को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जो कि अच्छा है कि अभी तक वो स्टार्ट उन्हें नहीं मिल रहा है, उन्हें सब्स्टिट्यूट में लाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाउतारो मार्टिनेज गोल्स कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप पे। उनका फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, उन्हें बहुत मौके बना के दिए गए इस वर्ल्ड कप में, लेकिन एक भी ढंग का कन्वर्जन उनके तरफ से नहीं आया है। जूलियन अल्वारेस बहुत बेटर ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू लाउटारो मार्टिनेज। तो मेरे हिसाब से मार्टिनेज को स्टार्ट ना किया जाए, 4-4-2 के फॉर्मेशन से आप जाएं। डिफेंस में 4 प्लेयर्स जो आपके जनरली खेलते हैं, मार्कस अक्यूना, निकोलस ऑटामेंडी, लिसांद्रो मार्टिनेज मेरे हिसाब से स्टार्ट करने चाहिए। आप क्रिस्टियन रोमेरो को सब्स्टिट्यूट में लाइए, क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज आपको उतने मिनट्स निकाल के देंगे। वो यंग है, वो फास्ट है, तो उनसे आप उतने ज्यादा मिनट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्रिस्टियन रोमेरो क्योंकि टॉटनहैम से खेलते हैं और क्रिस्टियन रोमेरो थोड़े से स्लो है पिच पे, मेरे हिसाब से क्रिस्टियन रोमेरो को सब्स्टिट्यूट में लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज ऑब्वियस ही बात है, कोई भी डिफेंडर आपको 90 मिनट दे दे बहुत मुश्किल होता है डिफेंडर्स के लिए, क्योंकि डिफेंडर्स को बहुत ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है एंड इन कंपैरिजन टू स्ट्राइकर्स। तो मेरे हिसाब से लिसांद्रो मार्टिनेज के साथ स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको सब्स्टिट्यूट में लाना है रोमेरो को, तो आप लेके आइए। और अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड तो रॉड्रिगो डी पॉल और मेरे हिसाब से एनहेल डी मैरिया स्टार्ट करेंगे, एनहेल डी मैरिया स्टार्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से अर्जेंटीना यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट और कर सकती है कि वो अलेहांद्रो पापू गोमेज को खिलाए। अच्छे विंगर है, मेरे हिसाब से ये किया जा सकता है, क्योंकि आपको सेकेंड हाफ में क्योंकि क्रोएशिया बहुत डिफेंसिव खेलती है, आपको सेकेंड हाफ में थोड़ा सा अटैकिंग चाहिए। पापू गोमेज आपको फर्स्ट हाफ में एक्सपेरिमेंटेशन में काम आ जाएंगे, सेकेंड हाफ में आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि एंजो फर्नांडिस या फिर आप कोई भी बेटर मिडफील्डर से आप उनको रिप्लेस कीजिए जो आपके लिए अटैक्स बना के दे। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जहां तक हम बात करें मैनेजर लियोनेल स्कलोनी की, तो अर्जेंटीना के लिए काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है अभी तक मैनेज, तो उनकी स्ट्रैटेजी मुझसे तो बेटर ही होगी शायद। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी बात करी अर्जेंटीना और क्रोएशिया के मुकाबले के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन टीम और क्रोएशिया जो कि एक यूरोपियन टीम है, पिछले बार के फाइनलिस्ट भी हैं। अब देखना होगा कि ये जो दोनों टीमें हैं इनके बीच में किस तरीके का मुकाबला जाने वाला है और कौन सी टीम पहली फाइनलिस्ट होगी इस वर्ल्ड कप की। तो ये सब तो हमें 12:30 बजे मैच होने के बाद ही पता चलेगा। 12:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा इन दोनों टीमों के खिलाफ, दोनों टीमों के बीच में। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।